नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। अच्छा, आपको याद है हमने कुछ वक्त पहले स्टोरी ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के इतिहास के बारे में बात की थी, और स्टोरी ऑफ नंबर्स यानी अंकों के इतिहास के बारे में भी बात की थी। और उन कहानियों को सुनते टाइम हम लोगों ने कुछ सभ्यताओं यानी सिविलाइजेशंस के बारे में भी सुना था, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, है ना। और उसके साथ साथ सुमेरिया और बेबीलोनिया के बारे में भी सुना था। आपको याद है ना, सुमेरिया और बेबीलोनिया के लोग जो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के पास रहते थे। हाँ, और इस तरह की वो आपको दिखाते मैं, इस तरह की वो राइटिंग करते थे। वो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के पास रहते थे, तो जो नदी के पास की मिट्टी थी उसकी वो ऐसे तख्तियाँ या टैबलेट्स बनाते थे, और इस तरह की उनके पास एक लकड़ी होती थी, उसका नोक बना देते थे और उससे गीली मिट्टी पे निशान बनाते थे इस तरह के। यही उनकी राइटिंग थी, जिसको आज हम क्यूनिफॉर्म राइटिंग नाम देते हैं, है ना। और फिर जब वो लिख लेते थे पूरी, तो उस पूरी टैबलेट को वो भट्टी में सेक लेते थे, तो टैबलेट हार्ड हो जाती थी, परमानेंट हो जाती थी, है ना। याद है ना आपको ये सब? और इसी तरह से उन्होंने एक अपना नंबर सिस्टम भी बनाया था, इसी तरह के उसके निशान होते थे, है ना। हमने नंबर भी लिखने की कोशिश की थी, देखो, यूनिफॉर्म राइटिंग के हिसाब से, है ना। तो क्या हुआ कि मैं उन कहानियों के बारे में सोच रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि चलो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो भी पता है, क्योंकि स्कूल में भी पढ़ा था, उसके बाद भी पढ़ा है, वीडियोस देखे वगैरह। उसी तरह इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा है स्कूल में, उसके बाद एंड ऑल दैट, तो उसके बारे में थोड़ा अंदाज़ है। वो लोग पिरामिड्स बनाते थे, स्फिंक्स जो उनकी एक बहुत ही एक सुंदर सी एक आधा मानव आधा लायन जैसा शेप, और उनके राजा यानी फ़ैरोज़ हुआ करते थे, और जब वो मरते थे तो उनको वो मम्मीज़ बना के दफनाते थे। तो ये सब हमें थोड़ा थोड़ा पता ही तो है ना। तो ऐसा लगता है कि हाँ, उसके बारे में भी कुछ मालूम है। मगर सुमेरिया और बेबीलोनिया के बारे में मुझे वाकई कुछ नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। बस उनके नाम पता थे, और इतना पता था कि वो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के पास थी, ठीक है। तो मेरे को लगा कि चलो इनके बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए, जैसे इजिप्शियन इंडस वैली के बारे में जानने को इतना कुछ है, तो इनके बारे में भी ज़रूर होगा। क्या थे, कौन थे, कब थे, कहाँ थे एग्जैक्टली, है ना। तो मैंने थोड़ा सा उस बारे में पढ़ाई, रिसर्च थोड़ी सी की, और मुझे जो पता लगा ना, वो मतलब वाकई बहुत इंटरेस्टिंग था। मालूम नहीं था कि इतना कुछ हुआ था उन सभ्यताओं में ना, ऐसे लोग थे, कौन राजा थे वगैरह। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब जान के, ऐसे पूरी एक नई चीज़ समझ में आई। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो आज का वीडियो उसके बारे में, सुमेरिया और बेबीलोनिया वाली जो सिविलाइजेशंस यानी सभ्यताएं थी, जिनके बारे में नॉर्मली हम बहुत कम जानते हैं, ये वीडियो थोड़ा उनके बारे में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से शुरुआत हमें करनी चाहिए कि ये समझ के कि ये सभ्यताएं आखिर थी कहाँ, वे वर द सिचुएटेड, है ना। तो ये हमें पता है कि वो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के पास हुई थी, मगर टाइग्रिस यूफ्रेटिस नदियाँ एग्जैक्टली कहाँ हैं? तो उसके लिए हम एशिया का मैप देखते हैं। क्यों? क्योंकि टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियाँ हमारे कॉन्टिनेंट यानी एशिया में हैं, तब भी थी, अभी भी बह रही हैं। तो एशिया में अभी आपको ये इंडिया दिख रहा होगा, ये थोड़ा उसके हमें थोड़ा ना उसके वेस्ट जाना है, यानी इंडिया से हमें फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक इस तरफ जाना है। तो मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा मैप बड़ा कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा आसानी होगी। जैसे ये देखिए, अब आप, हमें इंडिया ठीक से दिख रहा है, इंडिया के बाद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और फिर इराक, और उसके नीचे कुवैत, और उसके यहाँ पे सीरिया, और यहाँ पे दिखाया नहीं गया मगर ये है टर्की देश, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये इराक और उसके थोड़ा नीचे कुवैत, सीरिया, टर्की, ईरान, ये खास एरिया है, यहाँ पे वो सिविलाइजेशंस हुई थी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से देखते हैं। ये देखिए, अब आपको शायद अच्छे से दिख रहा होगा, ये इराक, ये सीरिया, ये कुवैत, ये टर्की और ये ईरान।
तो मेनली जो इराक है ना, वो हम ध्यान रख सकते हैं कि ये इराक में ही ज़्यादा हुई थी और कुछ हद तक यहाँ साइड में भी फैली थी। तो ये क्लियर हुआ कि ये जो सिविलाइजेशंस थी, सभ्यताएं थी, ये आज का जो हम एशिया मानते हैं वहाँ, आज जिसको हम इराक कहते हैं, उस देश के उस एरिया में ये सब हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था इसका थोड़ा हमें अंदाज़ हुआ। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि चलो ठीक है, यहाँ हुआ था, पर कब हुआ था ये सब? तो देखो, ऐसे सोचते हैं कि अब से मान लीजिए 10-12 हज़ार साल पहले की बात। ठीक है, तो 10-12 हज़ार साल पहले तो इराक, कुवैत, अफ़गानिस्तान, मतलब ये कोई भी देश नहीं था, है ना। मगर एक चीज़ थी जो उस वक्त भी थी, और वो थी ये नदियाँ। ये आप देख रहे हैं, ये यूफ्रेटिस नदी, ये जो बिल्कुल ब्लू रिबन जैसे चले आ रही है, और ये टाइग्रिस नदी, टाइग्रिस रिवर, ये यहाँ चली आ रही है, और ये सब यहाँ पे पर्शियन गल्फ में जाके ख़त्म होती है। हाँ, तो ये जो दो नदियाँ हैं ना, ये नदियाँ तब से, यानी बहुत हज़ारों साल पहले से ये वहाँ पर बह रही हैं। और हम इतना जानते हैं अभी कि कम से कम 10-12 हज़ार साल पहले भी इन नदियों के आसपास लोग रहते थे। अभी रहते थे का मतलब ये है कि वहाँ लोग थे, मतलब वो लोग हंटर गैदरर थे एक्चुअली। तो वो लोग ज़्यादा टाइम तक किसी भी जगह पर रहते थे ऐसा नहीं है। हंटर यानी शिकारी, तो वो मतलब जानवरों का शिकार करते थे, जंगली जानवरों का। और गैदरर यानी गैदर शब्द से आता है, गैदर मतलब कलेक्ट करना। तो गैदरर मतलब वो जैसे पेड़ों से या जंगलों से फल और दूसरी खाने की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें कलेक्ट करते थे। ठीक है ना, तो ये उनकी जीवन शैली थी। हाँ, हंटिंग करना, गैदरिंग, खाना, फूड गैदर करना और ऐसे रहना। तो वो थोड़े थोड़े टाइम बाद अपनी जगह बदलते रहते थे, जहाँ बेहतर शिकार मिला या जहाँ बेहतर खाना मिल रहा है जंगलों में या वगैरह, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे भी 10-12 साल हज़ार पहले इस तरह के लोग थे। फिर क्या हुआ कि उनके जीवन में एग्रीकल्चर, फार्मिंग यानी खेती, ये आने लगी। वो धीरे धीरे खेती करने लगे। अब जब आप खेती करने लगे तो आप इधर से उधर नहीं जा सकते ना इतना जल्दी। अब आपने बीज बोया तो फसल उगेगी, फिर आप काटोगे तो रुकना तो पड़ेगा। तो इसलिए वो फिर सही में रहने यानी बसने लगे एक जगह पर। और वो कौन सी जगह थी जहाँ वो ये खेती करते थे और बसते थे? तो वो इन्हीं नदियों के आसपास। ठीक है ना। और ये बात हम बार बार इतिहास में देखते हैं मानव सभ्यता के बारे में, कि शुरुआती में हम लोग हंटर गैदरर ही थे, फिर हमने खेती करना सीखा, और जब हमने खेती करनी शुरू की तो हमें एक जगह पे रहने या बसने की ज़रूरत महसूस होने लगी, तो हम बसने लगे। और हम ये हमेशा, ये जो खेती और बसने का जो ये पूरी प्रक्रिया थी, ये हमेशा नदियों के पास हुई। आप किसी भी प्राचीन सभ्यता को ले लीजिए तो वो नदियों के पास हुई, है ना। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब सिंधु सभ्यता, या इंडस क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडस रिवर है, उसका हिंदी में सिंधु नाम है, तो उस नाम पर ये सिविलाइजेशन है। या आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन देख लीजिए, वो नाइल रिवर के पास है। उसी तरह चाइना में बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन जो हुई थी, मतलब वो वहाँ के बड़ी नदियाँ जो हैं वहाँ उसके पास हुई थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी लोग नदियों के पास बसते, वहीं खेती करते, ये बहुत नेचुरल सी बात है, लॉजिकल कारण है। और एक्चुअली अगर आप मेरे साथ अभी हम आमने सामने बात कर सकते तो आप ही मुझे बताते कि ऐसा क्यों, कि नदियों के पास क्यों। हाँ, ऑब्वियस ही कारण है। सबसे पहली बात, अगर आपको खेती करनी है तो नदियों की जो साइड की ज़मीन होती है, जो सॉइल होती है, वो बहुत फर्टाइल होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, तो वहाँ फसल अच्छी उगती है। तो ये सबसे पहला कारण कि नदियों के पास हमें फर्टाइल सॉइल या उपजाऊ मिट्टी मिलती है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको अपने फसलों को पानी देना ही है ना, तो इरिगेशन के लिए, यानी अपनी फसलों को पानी से सींचने के लिए नदी का होना ज़रूरी है। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण ये कि अगर आप नाव बना पाते हैं या राफ्ट जैसी कोई चीज़, तो आप खुद भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नदियों के ऊपर से तैरते हुए जा सकते हैं, और अपना सामान भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होना, ये तीसरा कारण था।
ठीक है ना। तो ये 3 जो कारण थे, इस वजह से मानव जाति हमेशा ही नदियों के पास बसी, और पहले थोड़े लोग, फिर और ज़्यादा, फिर उसी के गांव, फिर गांव से शहर, शहर से पूरा साम्राज्य, पूरी सभ्यता, ऐसे ही हुआ धीरे 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 धीरे। तो यहाँ पे भी वही हुआ। अब एक इम्पॉर्टेंट बात हम अभी नोट कर लेते हैं। ये जब हम कह रहे हैं कि ये सभ्यताएं यहाँ पे बसी, तो जिस एरिया में वो बसी ना, या जिस एरिया में वो हुई, उनको हम एक नाम देते हैं आज, उस एरिया को, उसको कहते हैं मेसोपोटामिया। क्या सुंदर नाम है, देखो, मेसोपोटामिया। तो ये मेसोपोटामिया नाम के पीछे कारण है, ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा बहुत पुरानी भाषा है, और वो ग्रीस देश में भी ग्रीक देश की भाषा है। तो उस भाषा में मेसोज का मतलब होता है मिडल या बीच में, और पोटामोस का मतलब होता है नदियाँ। तो मेसोपोटामिया का मतलब हो गया वो जगह जो नदियों के बीच में है, जैसे यहाँ लिखा है द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। तो अब ये है 2 रिवर्स, यूफ्रेटिस और टाइग्रिस। अब बिटवीन मतलब एग्जैक्टली बीचों बीच भी और साइड में भी, मगर कहने का मतलब कि नदियों के आसपास या नदियों के बीच की जगह, मेसोपोटामिया। तो ये जो मेसोपोटामिया जगह, इसको आज हम नाम दे रहे हैं मेसोपोटामिया, इस पूरे रीजन में आप देख रहे हैं उन्होंने लाइट करके दिखा रखा है, ऐसे शेड करके दिखा रखा है। तो वो रीजन था जहाँ पे बहुत सारी सभ्यताएं हुई, जिनमें से 2 थी, सुमेरिया और बेबीलोनिया। मगर वो सिर्फ 2 अकेले नहीं थी, और भी थी। और उन सारी सभ्यताओं को साथ में लेकर अगर एक नाम देना हो तो उन्हें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस कहा जाता है, ठीक है। और एंशिएंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, एंशिएंट यानी प्राचीन, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे कि ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस थी, इनमें वैसे तो बहुत सारे लोग यहाँ बसे थे, तो 4 मेन सिविलाइजेशंस मानी जाती हैं। तो हम उन चारों के बारे में आज थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो थी सुमेरियन सिविलाइजेशन, फिर ये देखो अकेडियन एम्पायर, एम्पायर मतलब साम्राज्य, ये हमारे लिए पहला शायद नया शब्द है, असीरियन एम्पायर, और लास्ट में बेबीलोनियन एम्पायर, है ना। तो सुमेरिया और बेबीलोनिया तो हमने पहले भी सुना था, ये 2 शायद आप में से कुछ लोग पहली बार सुन रहे हो। और ये इतनी सारी जो सभ्यताएं हुई यहाँ पे, तो उसका कारण ये था कि ये जगह ना मानव जाति के लिए, ह्यूमन बींग्स के रहने के लिए बहुत अच्छी थी। मतलब वहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते थे, आप वहाँ नदियों में फ़िश अच्छी थी तो फिशिंग कर सकते थे, और लाइव स्टॉक यानी भेड़ बकरियाँ पालना वगैरह का काम भी वहाँ आसानी से होता था। इसलिए इतने लोग वहाँ जी पाए ना, इसलिए इतने लोगों ने वो जगह चुनी, ठीक। तो अब हम शुरू करते हैं एक एक करके इनके बारे में समझना। सबसे पहले सुमेरिया, ये सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो ये सुमेरियन सिविलाइजेशन जो है ना, ये मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में यानी सदर्न भाग में हुई थी, ठीक है। और ये सिविलाइजेशन मान लीजिए करीबन अभी तक हमें जितना पता है 6000 ईयर्स अर्लियर, मतलब 6000 साल पहले ये हुई थी ये सिविलाइजेशन, ठीक है। और इसके बारे में कुछ ख़ास बातें हैं। तो पहली ख़ास बात ये है कि ऐसा मानते हैं कि दुनिया के सबसे जो पहले शहर थे ना, वो यहीं हुए। अब हो सकता है कि मतलब उस टाइम पे कहीं और भी शहर बन रहे हो, बट डेफिनेटली सबसे पहले शहर में से कुछ तो यहीं हुए होंगे, ठीक है। 6000 साल पहले इतने ज़्यादा शहर भी नहीं हो रहे थे ह्यूमन सिविलाइजेशन में, तो ये वाले डेफिनेटली आर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सिटीज़। हाँ, और इनके आप इनके नाम देखना, इतना अच्छा लगेगा इनके नाम। ये देखो, एरिडू, उरुक, निपुर, कीश, लगाश, कितने अच्छे शब्द है ना। उरुक, एरिडू, कितने प्यारे नाम है ना, रह जाते हैं मन में। तो ये जो सारे शहर थे ना, ये दुनिया के सबसे पहले शहर माने जाते हैं। तो ये एक सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में पहली खास बात कि यहाँ पे ये सारे जो शहर हुए, दीज आर पॉसिबली द फर्स्ट फ्यू सिटीज़।
फिर दूसरी जो कमाल की बात हमें पता चलती है सुमेरिया में कि शायद यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने व्हील यानी पहिया बनाना और उसको यूज़ करना सीखा। आज से मतलब करीबन शायद 3,500 साल पहले या कुछ, कि अभी तक जो हमारे को एविडेंस मिली है, जो सबसे ओल्डेस्ट हमें व्हील की तरह कुछ मिला होगा तो 3,500 साल पहले। और यहाँ पे हमें वो पॉटर्स व्हील भी मिला है। पॉटर्स व्हील जो इसमें मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो ऐसे गोल चक्कर व्हील जैसे घुमाते घुमाते, तो वो ये लोग यूज़ करते थे, ऐसा एविडेंस मिला है। तो ये एक दूसरी कमाल की बात है कि शायद ये इसी सभ्यता में सबसे पहले ह्यूमन बींग ने व्हील का यूज़ करना शुरू किया। फिर ये देखो, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे और इनका एक ख़ास नाम भी होता था, जिगुराट। हाँ, और ये किसी ख़ास वजह से भी बनते थे। क्या है कि सुमेरिया के लोग और सभी मेसोपोटामिया के लोग मतलब उनके बाद जो भी आए सभी भगवान को बहुत मानते थे। उनके भगवान बड़े अलग दिखते भी थे, मतलब जो वो जैसे उन्हें इमेजिन करते थे, तो मतलब जैसे आधा एनिमल का फॉर्म, आधा ह्यूमन बीइंग या आधा बर्ड। तो इस तरह के उनके हमें मिलते हैं अभी भी ड्राइंग्स या कार्विंग्स वगैरह ना, तो हमें समझ में आता है कि उनके भगवान वो किस तरह विजुअलाइज करते थे। बहुत सारे भगवान थे उनके, जैसे हिंदुज़म में अभी देखो कितने सारे भगवान हैं, हर भगवान किसी एक कारण से या उनके कोई एक शक्ति मानी जाती है वगैरह। तो इसी तरह से वो लोग भी अपने भगवान के बारे में सोचते थे और बहुत मानते थे उनको। और ये जो जिगुराट, इसको जिगुराट कहते हैं, जो इस तरह का जो बिल्डिंग होती थी, ये एक्चुअली उनका एक मतलब मंदिर ही था। सबसे ऊपर, एकदम ऊपर मंदिर बनाते थे, इस बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर। मतलब वो ऐसे सोचते थे कि हम स्वर्ग के जितना पास जाके भगवान का मंदिर बना सके उतना अच्छा। तो इसलिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाते थे, उसके साइड में सीढ़ियाँ होती थी ऊपर तक जाने को, मंदिर बिल्कुल ऊपर। और बाकी बिल्डिंग में भी कुछ दूसरे भी काम होते थे, भगवान या पूजा को रिलेटेड, पूजा पाठ रिलेटेड काम भी होते थे। तो और ये जो बिल्डिंग थी ना, ये सबसे पहले बनाई जाती थी। ऐसा कहते हैं कि शहर जब बसता था तो पहले जिगुराट बनता था बीच में, उसके बाद उसके आजू बाजू दूसरे घर, दूसरे बिल्डिंग्स बनाते थे, क्योंकि वो मानते थे कि ये ज़रूरी बात है, पहले हमें भगवान का घर बनाना है। ठीक है, तो ये एक उनकी दूसरी खास बात ही। बाद में मेसोपोटामिया में सभी सभ्यताओं ने एक्चुअली ये जिगुराट मिले या उन्होंने बनाए यानी, मगर यहाँ पे हमें शायद सबसे पहले वाले मिलते हैं। ठीक है, फिर मतलब हम गैस कर सकते हैं कि अगर भगवान ज़रूरी थे, मंदिर ज़रूरी थे, तो पुजारी भी ज़रूरी रहे होंगे। तो वाकई सुमेरियन सिविलाइजेशन में पुजारियों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था और एक्चुअली उनको सब लीडर मानते थे। सुमेरियन सिविलाइजेशन में कोई राजा नहीं था, सोचो, कोई राजा ही नहीं था, राजा नाम का कोई। जो उनके पुजारी प्रीस्ट थे ना, वो ही सब डिसाइड करते थे। मतलब लोग ऐसे मानते थे कि भगवान की बात वो बता रहे हैं, तो वो जो कह रहे हैं वो मान के चलना है। तो वो बहुत पावरफुल होते थे, उनके हिसाब से वो लोग ही जो रूल्स बनाते थे ऐसे वैसे, तो उसके हिसाब से होता था। ठीक है, तो ये हुई कुछ बातें। और अब सुमेरिया की जो सबसे ख़ास बात है, जिसके लिए हमें सच में उन्हें हमेशा थैंक यू बोलना पड़ेगा, वो ये कि उन्होंने राइटिंग शुरू की, है ना। ये जो क्यूनिफॉर्म राइटिंग हम लोग ने कहते हैं, जिसके बारे में अभी बात की थी, वो मेसोपोटामिया में सभी जगह हुई, मगर शुरुआत सुमेरिया में हुई। तो ये उनकी शायद सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो जिसका फ़ायदा हम आज तक उठा रहे हैं, है ना। एक तो उन्होंने राइटिंग इंट्रोड्यूस की, तो हम भी लिखना पढ़ना सीखते हैं, हम भी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, क्योंकि वो लिखते थे और क्योंकि हम इस राइटिंग को पढ़ सकते हैं, हाँ, तो हमें उनकी सभ्यता के बारे में इतना पता है ना। तो दोनों ही वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो लिखते थे वगैरह। तो ये उनकी शायद सबसे स्पेशल बात। ठीक, तो ये है हमारा सुमेरिया। थोड़ा सा और पता चला यूनिफॉर्म राइटिंग के अलावा उसके बारे में, है ना। अब चलते हैं अपनी सेकेंड सिविलाइजेशन की तरफ। ठीक है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन जो थी अकेडियन एम्पायर। ठीक है, अभी अकेडियन एम्पायर जो थी ना, वो करीबन 4000 ईयर्स पहले हुई थी। हाँ, और वो शुरुआत में तो मेसोपोटामिया के नॉर्थ की तरफ हुई थी, उत्तर की तरफ, मगर बाद में वो नीचे की तरफ भी फैली। यानी एक टाइम था जब सुमेरिया भी इसके अंडर ही आता था।
और इसकी सबसे याद रखने वाली बात अगर कुछ है अकेडियन एम्पायर के बारे में तो ये कि यहाँ मेसोपोटामिया का सबसे पहला राजा हुआ। ये उनका चेहरा, ये स्कल्पचर जैसा ये माना जाता है कि यही वही है। हाँ, उनका नाम था सारगोन और उन्हें सारगोन द ग्रेट भी कहा जाता है। तो ये मेसोपोटामिया के सबसे पहले राजा थे। याद है ना, सुमेर में राजा नहीं होते थे ना, जो उनके पुजारी थे वही उनके राजा समान थे। तो ये मगर एक्चुअली उन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया। तो ये अकेडियन एम्पायर के बारे में इम्पॉर्टेंट बात। पहले नॉर्थ में, बाद में साउथ में, वो भी करीबन 100-150 साल ये एम्पायर चली थी, फिर वो मगर धीरे ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये अभी हम अब चलते हैं अपने थर्ड सिविलाइजेशन की तरफ, जो थी असीरियन सिविलाइजेशन। और असीरियन सिविलाइजेशन बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो वो बहुत बड़ी थी। आप इसको देख रहे होंगे तो जो हमारा डार्क ग्रीन में हिस्सा दिख रहा है ना, इस शुरुआत उसकी ऐसे हुई थी। यानी जब शुरू में वो इतनी बड़ी थी जितना ये डार्क ग्रीन हिस्सा दिख रहा है, मगर ख़त्म होते होते तक, हाँ, और उसके लास्ट के जो रूलर्स थे ना, जो किंग्स थे, वो बहुत पावरफुल थे। तो देखो उन्होंने अपने राज्य कितना बढ़ा दिया। जो पूरा लाइट ग्रीन देख रहे हैं ना आप, उतना बढ़ा दिया था उन्होंने असीरियन एम्पायर को। तो ये बहुत बड़ी एम्पायर थी और बहुत टाइम तक भी चली। शुरुआत के राजा बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एंड के राजा भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, मगर फिर भी समारोह ने पकड़े रखा कैसे तो भी, और एंड तक तो बहुत बड़ी हो गई थी एम्पायर। ठीक है, तो करीबन ये 400 साल के मतलब 4,000 साल, 400 नहीं 4,000 साल पहले हुई थी। ठीक है, और जैसे हमने बात की, एक स्पेशल बात ये कि बहुत बड़ी थी। दूसरी इसकी स्पेशल बात ये थी कि यहाँ के जो, जैसे अभी हमने देखा कि वो अपना राज्य इतना बढ़ा पाए, तो बढ़ा पाए मतलब वो बेसिकली एक राजा दूसरे राजा से लड़ते ही थे ना, तो ये अपनी लड़ाइयाँ बहुत जीतते थे, इसलिए बढ़ा पाए। लड़ाइयाँ क्यों जीतते थे? क्योंकि उनकी जो सेना थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और सेना स्ट्रॉन्ग क्यों थी? तो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण ये कि इनको आयरन यानी लोहा यूज़ करना बहुत अच्छे से आता था, बाकी सब लोगों से ज़्यादा बेहतर। देखिए, आपको ये पता है कि शुरुआत में ह्यूमन बींग्स ने पत्थर से अपने औजार वगैरह बनाए हैं ना, फिर उसके बाद उन्होंने कॉपर यानी तांबा, फिर ब्रॉन्ज यानी पीतल, और फिर आयरन की तरफ आए यानी लोहे। तो ये वो टाइम था जब लोहा अभी भी लोग समझ रहे थे कि कैसे इससे काम करना चाहिए, और असीरियन लोग ज़्यादा तेज़ रहे होंगे इस मामले में, तो इसलिए उनके हथियार वो आयरन के बनाते थे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते थे। वो अपने ऐसे कवच जैसा बनाते थे, तो अपनी प्रोटेक्शन ज़्यादा अच्छी कर सकते थे वॉर में, है ना। तो इसलिए वो डेफिनेटली उनके पास एडवांटेज था किसी भी दूसरी आर्मी के मुकाबले। फिर एक और स्पेशल बात ये थी कि वो बहुत अच्छे इंजीनियर्स थे। देखो, जब आपको किसी से उस टाइम की बात जब लड़ते थे ना, तो कई बार क्या होता था, शहर जो होते थे ना, उनके चारों तरफ बड़ी ऊंची दीवारें होती थी। तो अगर आपको किसी शहर पे हमला करना है तो यूं ही सीधा करना कठिन होता था। तो इन लोगों को टनल बनाना या सीढ़ियाँ बनाना, ये सब बहुत अच्छे से आता था। तो इस तरह से वो हमला करते थे। ये चैरियट्स बनाते थे। चैरियट मतलब रथ, ठीक है। पहले लोग थे जिन्होंने चैरियट्स बनाए, इसके पहले किसी को मालूम ही था कि चैरियट्स भी बन सकते हैं। तो ये देखो, इसमें आपको थोड़ा दिख भी रहा होगा, ये मिला है ये वहाँ सीरियन सभ्यता का एक एविडेंस जैसा। तो उसमें चैरियट उन्होंने कार्व कर रखा है, दिख रहा है। तो चैरियट्स जब उतरते थे ज़मीन के मैदान में तो तुम खलबली मच जाती थी, और किसी आर्मी के पास है ही नहीं चैरियट्स, तो आसानी से वो रौंदते हुए चले जाते थे दूसरी आर्मीज़ को, बहुत आराम से हरा पाते थे इन कारणों से। हाँ, तो ये एक उनकी दूसरी बात जो उन्हें फ़ायदा देती थी। और ऑफ कोर्स मतलब ये सब के साथ साथ ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो मतलब बहुत ऐसे फियर्स वॉरियर्स, यानी बहुत ही मतलब खुखार से थे। जब लड़ते थे तो मतलब एकदम फिर कुछ देखते नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उस मामले में वो। और अगर जब वो किसी को मतलब हराते थे ना, तो उसके बाद फिर उन्हें बहुत दबा के रखते हैं, मतलब अपने दुश्मनों के प्रति कोई दया वगैरह ऐसा कुछ नहीं। एक लेवल पे कहा जाता है वो थोड़े मतलब वो क्रूअल भी थे एक्चुअली।
अपनी एनिमीज़ के साथ। तो मतलब ऐसे सबको डरा के रखना, दबा के रखना, ऐसे ही उनका था स्टाइल। तो असीरियन एम्पायर में कोई ज़रूरी नहीं कि सब लोग बहुत खुश थे मगर वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ऐसे तो इसलिए वो सबको ऐसे अपने कंट्रोल में रखते थे, ठीक है। इसलिए भी उनकी जो सभ्यता थी, उनकी जो एम्पायर थी, वो इतना बढ़ा पाए। हाँ, ये लोग पहले ही डोमिनेट करते थे और एक बार हाथ में आ गए तो फिर अच्छे से पकड़ के रखते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी असीरियन एम्पायर के बारे में। अच्छी बात ये है कि सिर्फ वो लड़ाई ही करते थे ऐसा नहीं, हम बहुत लड़ते थे, बहुत टाइम उन्होंने इसमें दिया मगर थैंकफुली उसके अलावा भी वो चीज़ें करते थे। यानी लिटरेचर से साहित्य, कहानियाँ या इवन जैसे जस्ट नॉलेज, उसको वैल्यू करते थे। वो समझते थे कि ये बातें ज़रूरी हैं। तो आर्ट, आर्किटेक्चर, इन सब चीज़ों में इन्हें इंटरेस्ट था। तो जैसे उनके एक लास्ट के राजा थे, लास्ट की तरफ के एक जो राजा थे उनका नाम था आशरबानीपाल, ठीक है, आशरबानीपाल। उनके राजाओं के नाम बहुत मस्त थे। एक था नासिरबानीपाल, एक था सेनाशेरिब, और इनके मतलब जस्ट बता दूँ, मतलब इनके कुछ जो शहर थे उनके नाम भी बहुत मस्त थे। निमरुद, निनेवे, ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, निनेवे, देखो। और ये उनके कभी ना कभी कैपिटल सिटीज़ रहे थे। तो खैर, जो आशरबानीपाल थे उन्होंने फॉर एग्जांपल जो क्या किया कि लोगों को भेजा पूरे मेसोपोटामिया में और ख़ासकर बेबीलोनिया में, क्योंकि बेबीलोनिया में जो एक शहर भी था अपने आप में, वहाँ पे बहुत विद्वान लोग होते थे। तो पूरे मेसोपोटामिया में मतलब वहाँ से बहुत सारा ज्ञान वहीं बना, वहीं लोगों ने वहीं से सब चीज़, बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। हम बात करेंगे आगे। तो इन आशरबानीपाल ने वहाँ लोगों को भेजा, और देखो तब जेरोक्स मशीन तो होती नहीं थी तो बेबीलोन में सब ने जो यूनिफॉर्म राइटिंग में सब लिख के रखा था, उन्होंने बोला सब कॉपी करो। तो सब कॉपी किया गया, ठीक है। और फिर वो सारे उन्होंने यूनिफॉर्म टैबलेट्स मंगवाए अपने पास और एक लाइब्रेरी बनाई बाकायदा, ठीक है। तो इतना एफर्ट वो उन्हें लगाया था, उन्हें पता था, उन्हें कहीं तो ये इस बात का एहसास था कि ज़रूरी चीज़ है एक सभ्यता के लिए, सिर्फ लड़ना और सिर्फ अपना राज्य आगे बढ़ाना नहीं, मगर ये भी ज़रूरी। तो किया उन्होंने एफर्ट। उस तरह उन्होंने मतलब सुंदर सुंदर पैलेसेस बनाते थे राजा अपने लिए, अंदर से भी बहुत सुंदर थे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यूनिफॉर्म राइटिंग ही है, और ये एक्चुअली कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पहले कहानी। तो एक राजा होते थे गिलगमेश, क्या नाम है देखो, गिलगमेश नाम के एक राजा होते थे। तो वो बड़े फेमस थे, तो उनके नाम पे बहुत कहानियाँ थी, बहुत कहानियाँ। तो वो कहानियाँ रिकॉर्ड जो करी गई हैं, वो कहते हैं कि ये दुनिया की शायद सबसे पहली रिकॉर्डेड कहानियाँ हैं। तो आशरबानीपाल ने इसकी भी कॉपी वॉपी करवाई थी, तो हमारे पास है वो मिलती है। तो ऐसा देखो, ये अपने ये कार्विंग जैसा करना, तो इस तरह की चीज़ों में उन्हें इंटरेस्ट था। इसके साथ साथ बहुत सुंदर सुंदर पार्क, बोटैनिकल पार्क, गार्डन्स, जिसमें अलग अलग तरह के पेड़, अलग अलग तरह के जानवर, वो सब रखते थे। तो मतलब ये भी था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सभ्यता रही होगी सच में। मतलब एक तरफ इतने खूंखार से लोग, इतने पावरफुल डोमिनेटिंग लोग, और दूसरी तरफ इन चीज़ों पे भी एफर्ट लगाया था उन्होंने। सो ये थी असीरियन एम्पायर, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पावरफुल एम्पायर मेसोपोटामिया में। अब हम आते हैं अपने लास्ट, या आज की लास्ट सिविलाइजेशन, बेबीलोनिया। और बेबीलोनिया, चाहे हम लास्ट में बात कर रहे हो, मगर बेबीलोन शहर हमेशा से मेसोपोटामिया की एक स्पेशल शहर रहा है, हमेशा। अब क्यों, तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि मतलब एक तो सुंदर था, संपन्न था, वहाँ लोग सब अच्छे से रहते थे, ऐसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और वहाँ, जैसे मैंने अभी कहा था, बहुत सारे विद्वान लोग रहते थे। तो वो बहुत सारी उनकी मैथ हो, साइंस हो, एस्ट्रोलॉजी हो, उसकी नई नई खोज, रिसर्च, सोचना, सब कुछ वहाँ होता था। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बहुत अट्रैक्टिव सी जगह थी सभी के लिए। तो क्या हुआ, एक तरह से तो अच्छी बात भी थी उसके लिए कि स्पेशल जगह थी, सबको पसंद थी। एक तरह से उनके लिए तकलीफ दे भी था। क्यों? क्योंकि कोई भी राजा आता था तो बोलता था बेबीलोन मेरे राज्य का हिस्सा होना चाहिए, और उस पर हमला कर देते थे। तो इसलिए बेबीलोन पे कई बार हमले हुए अनफॉर्चुनेटली। फिर वो वापस आई, कई बार मतलब मुश्किलें बहुत हुई होंगी। तो
मगर वो हमेशा से यानी एक स्पेशल प्लेस रही एंड तक। तो ये उनका मतलब ये उनकी पहली इम्पॉर्टेंट बात कि बेबीलोन एम्पायर मतलब बेबीलोन शहर से ही आगे बढ़ी थी, मतलब तो इसलिए बेबीलोन शहर अपने आप में इम्पॉर्टेंट था। तो ये एक बहुत ही प्यारी चीज़ उसके बारे में, वो कितने सुंदर, उनको ये सब ब्रिक वर्क और कलर करना, टाइल्स, कलरफुल टाइल्स, इस तरह से ये सब उन्हें पता था, ये सब वो करते थे। अच्छा, तो जैसे मैं अभी कह रही थी कि उनको वहाँ बहुत सारी गणित हो या साइंस हो, तो आपको कुछ उदाहरण दे तो हमें समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है। टाइम का सबसे पहला जो पहली बात कि टाइम कोई कॉन्सेप्ट है और उसको मेजर करना चाहिए, ये बात हमें बेबीलोनियन एम्पायर से मिली। वो पहले लोग थे जिन्होंने बोला कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। सोचो, आज तक हम उस बात पे चलते हैं कि नहीं? मगर ये बात बोली कब, ये बताई कब गई थी? 3,500 साल पहले बेबीलोन के लोगों ने ये बात रखी थी सामने, ठीक। इसी तरह उन्होंने पहली बार बोला था कि एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। आज तो हम मस्त सब आराम से बनाते हैं, हम सोचते नहीं कि किसने ये बात पहले सोची थी, इन्होंने सोची थी, ठीक। यही वो लोग थे जिन्होंने बोला कि एक पूरे साल को आप 12 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हो। सोचो, हम 12 मंथ्स कहते हैं ना, उस टाइम पे वो कुछ और कहते थे, वो ठीक है, मगर एक साल को आप 12 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, ये आइडिया उनका था। उसी तरह एक हफ्ते को आप 7 दिन में बांट सकते हो, ये आइडिया भी इनका था। तो अब समझ में आ रहा हो क्या कमाल के लोग रहे होंगे कि ये सारी बातें वो सोच रहे थे, डिसाइड कर रहे थे, इसके आधार पे आगे आगे बढ़ रहे थे, है ना। तो ये सब, और उसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी, मून, सन, प्लैनेट्स, स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, सब की पढ़ाई करते थे वो, और बहुत कुछ पता था उनको, बहुत कुछ। सो लाइक दे वर रियली मस्ट हैव बीन वेरी क्यूरियस, इंटेलिजेंट पीपल। बहुत कोशिश करते थे अपने आसपास क्या है उसको अच्छे से समझने की, ना थे ना स्पेशल लोग। तो ये सब उनके एक दो इम्पोर्टेंट राजाओं के बारे में बात कर लें। हामुराबी करके एक उनके राजा थे, और वो इम्पोर्टेंट इसलिए थे क्योंकि उन्होंने शायद हमारी दुनिया का सबसे पहला जस्टिस सिस्टम, न्याय कैसे मिलेगा किसी को, न्याय की क्या पद्धति होगी, इसको सामने रखने की कोशिश की। मतलब